Hello everyone, welcome to English Education. Here is the latest news for यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स. आज की जो न्यूज़ है वो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लेटेस्ट है. आप कहेंगे कि आज मैम आप न्यूज़ कैसे देने लगी, क्योंकि आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस हो गया है. और न्यूज़ ये है कि पहले 2020 और 21 तक यूपी बोर्ड का जो ग्रामर का सिलेबस था उसमें लेटर इंक्लूड नहीं थे, लेकिन 21-22 के सिलेबस में लेटर्स को इंक्लूड कर दिया गया है. और आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है. आज आप पढ़ेंगे कि लेटर्स के कितने काइंड होते हैं और एग्ज़ाम में किस तरह के लेटर्स आपसे पूछे जाने वाले हैं, आपको किस तरह का फॉर्मेट यूज़ करना है पूरे नंबर लाने के लिए. इसे पढ़ने के बाद भी यहाँ पर पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी. अगर इसे पढ़ने के बाद भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अगर आप फॉर्मेट को अच्छी तरह से समझना और पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, लेटर राइटिंग. ए लेटर इज़ एन इम्पोर्टेंट फ्रॉम रिटन कम्युनिकेशन. मतलब यहाँ पर बताया गया है कि लेटर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए. अब आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन पहले जो ये कम्युनिकेशन होता था दूर बैठे लोगों से वो लेटर से ही होता था. तो यहाँ पर ये इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है आपके लिए. आगे देखते हैं. यहाँ पर बताया गया है कि आपके 2 काइंड्स हैं लेटर के. कौन कौन से हैं? एक है इनफॉर्मल लेटर्स और एक है आपका फॉर्मल लेटर. ठीक है. इनफॉर्मल लेटर आपको पता है, मीन्ट फॉर क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये रिलेटिव्स के लिए होता है. और जो आपके फॉर्मल लेटर हैं वो हैं बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर एंड एप्लीकेशन. इस तरह के जो लेटर्स हैं वो होते हैं फॉर्मल लेटर. तो ये जो लेटर हैं ये यूपी बोर्ड सिलेबस में इंक्लूड हो चुके हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से किस तरह के लेटर्स जो हैं लिखने के लिए आ सकते हैं. वैसे तो आपको कंप्लेंट लेटर और लेटर टू एडिटर ही पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. यहाँ पर बिजनेस लेटर्स हैं. देखिए आप यहाँ पर बिजनेस लेटर्स में क्या क्या हो सकता है. प्लेसिंग ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर प्लेस करना. जैसे कि आजकल आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो ऑर्डर प्लेस करते हो, समझ गए होंगे. फिर कैंसलिंग ऑर्डर को कैंसिल करना. रिमाइंडर, मतलब एक रिमाइंड करने के लिए लेटर सेंड किया जाता है पेमेंट के लिए. मेकिंग कंप्लेंट, यहाँ पर जो कंप्लेंट लेटर है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. कई बार कंप्लेंट लेटर, कई बार क्या आपके सिलेबस में कंप्लेंट और लेटर टू एडिटर आ जाएंगे. फिर है मेकिंग इंक्वायरी. फिर रिप्लेइंग टू इंक्वायरीज. तो यहाँ से हमें पढ़ना है मेकिंग कंप्लेंट या प्लेसिंग ऑर्डर. तो देखते हैं आगे. ऑफिशियल लेटर्स हैं, लेटर टू कंप्लेन, लेटर टू मेकिंग सर्टेन इंक्वायरीज, लेटर मेकिंग सम रिक्वेस्ट और अपील. ये सब आपके सिलेबस में इंक्लूड है. लेटर्स टू एडिटर्स को लेटर लिखना है. जैसे कि यहाँ पर कुछ और टॉपिक दिए गए हैं कि किस तरह से हमें एडिटर को लेटर लिखना है. ये सारे टॉपिक्स जो हैं उसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे. मतलब किसी मैटर के ऊपर आप कंसर्न कर रहे हो, चिंता जता रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, या फिर किसी इशू को आप रखते हो, पब्लिक इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, पब्लिक इंटरेस्टेड है, उस इशू को किसी एडिटर के सामने रखते हो. फिर है गिविंग ओपिनियन ऑन एन इशू ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सम आर्टिकल और फीचर्स. जो पहले जो इशू जो है पहले डिस्कस कर लिया गया हो उसके बारे में कुछ. आगे देखते हैं. एप्लीकेशंस यहाँ पर दी गई हैं. जॉब एप्लीकेशंस टू द प्रिंसिपल, ये आप 9th-10th में पढ़ चुके हो. तो आज मैं बस आपको लेटर के बारे में बताऊंगी. फॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर में भी आपको कंप्लेंट लेटर आज पढ़ाया जाएगा.
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से लेटर का फॉर्मेट हमें बनाना है। फॉर्मेट का बनना बहुत ज़रूरी है, यहीं से आपको 2 मार्क्स तक मिल जाते हैं। जैसा कि नंबरिंग जो है, शायद अभी नंबर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो नंबर हैं वो बढ़ा दिए गए हैं लेटर के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम किस तरह से हमें लेटर का फॉर्मेट बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का मतलब है यहाँ पर जो लेटर को भेजने वाला है उसका एड्रेस लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर आप एक लाइन लीव करेंगे, एक लाइन को छोड़ देंगे, उसके बाद आप डेट लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन लीव की जाएगी। फिर रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस के बाद यहाँ पर फिर लाइन छोड़ी जाएगी। अब आपको आगे बताया जाएगा कि सेंडर एड्रेस लिखना है वो हमें कितनी लाइन में लिखना है, डेट किस तरह लिखनी है। यहाँ पर केवल फॉर्मेट मैं आपको बता रही हूँ, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको नीचे बता दी जाएगी। फिर है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है ये भी आपको बताया जाएगा। सैल्यूटेशन होता है जहाँ, सैल्यूटेशन उस पार्ट को कहा जाता है जहाँ पर हम सर या मैडम का यूज़ करते हैं, पता है आपको, ठीक है। तो उसे सैल्यूटेशन कहा जाता है। फिर उसके आगे लिखते हैं हम कंटेंट या बॉडी ऑफ लेटर। सॉरी, यहाँ पे मैंने शायद सब्जेक्ट मिस कर दिया है। यहाँ पर फिर एक लाइन लीव करेंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखते हैं। फिर हम बॉडी लिखेंगे लेटर की, यानी कि लेटर का जो पूरा मटेरियल है जिसमें हमें जो कुछ लिखना है, बताना है, कंप्लेन करनी है, वो सारी हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री जैसे योर्स फेथफुल्ली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, ये वर्ड लिखते हैं, इनको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ से हम फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं। देखिए, फिर किया जाता है सिग्नेचर, ठीक। तो यहाँ तक आपकी बात हो गई है। देखिए, सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बारे में आप ध्यान रखें, यहाँ पर हमें ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट नहीं लिखना है। हमें 6 से 7 वर्ड, 4 से 7 तक वर्ड इंक्लूड करने हैं हमें सब्जेक्ट को देने में। तो यहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करनी है, फिर उसके बाद हमें सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर हमें अपना पूरा नाम लिखना है, हमें वहाँ पर कैपिटल लेटर में भी पूरा सिग्नेचर करना है। तो देखते हैं, यहाँ पर बताया गया है फॉर्मल लेटर यूजुअली कंटेन द फॉलोइंग 8 एसेंशियल कंपोनेंट्स। ये जो 8 ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक लेटर में होनी ही चाहिए। स्टडी द यूजफुल टिप्स गिवन बिलो। अब नीचे जो है पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से लेटर को लिखना है। देखिए, आपको अभी ऊपर बताया कि सेंडर्स एड्रेस लिखना है, तो सेंडर्स एड्रेस में हमें कहाँ लिखना है उसको, ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। इट इज़ रिटन इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। तो हमें सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में सेंडर एड्रेस लिखना है। यूजुअली इट इज़ रिटन इन 3 लाइन। हम 2 या 3 लाइन में हम इसे लिख सकते हैं। तो 3 लाइनों में जो हमें लिखना है वो हम किस तरह से लिखेंगे, ये एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, या तो एड्रेस ऊपर दिया गया होगा या फिर हम इसे अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। देखिए, जो हमारी फर्स्ट लाइन होगी यानी कि लाइन 1 होगी, कंटेनिंग हाउस नंबर एंड लैंडमार्क। तो ये 2 चीज़ें हमें फर्स्ट लाइन में देनी है। लाइन 2 कंटेनिंग नेम ऑफ कॉलोनी, सेक्टर्स एक्सेट्रा। किसी कॉलोनी का नाम, किसी सेक्टर का नाम हमें यहाँ पर देना है। अब थर्ड लाइन में हम क्या लिखेंगे, मेंशनिंग नेम ऑफ सिटी एंड टाउन। सिटी है या टाउन है उसका हमें नाम देना है। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेंडर्स एड्रेस डज नॉट कंटेन द सेंडर्स नेम। यहाँ पर हमें सेंडर के नेम को देना जरूरी नहीं है, हम यहाँ पर नाम नहीं लिखते हैं। द कोमास एंड फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द लाइन आर ओमिटेड। यहाँ पर हमें जहाँ कोमा लगाना है वहाँ हम कोमा लगाएंगे, और जहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं,
कोमा का यूज़ हुआ है, फुल स्टॉप का यूज़ हुआ है। तो इस तरह से हम कोमा और फुल स्टॉप का यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सेंडर एड्रेस। फिर हम एक लाइन को लीव करेंगे, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि हमें एक लाइन छोड़ देनी है। फिर उसके बाद हम मेंशन करेंगे डेट। ठीक है, यहाँ पर डेट बताई गई है। द डेट इज़ रिटन बिलो द सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स के एड्रेस के नीचे हमें डेट को मेंशन करना है, यूजुअली विद अ गैप ऑफ 1 लाइन इन बिटवीन, यानी कि दोनों के बीच में हमें 1 लाइन का गैप देना है। फिर स्टूडेंट्स कैन चूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वे ऑफ राइटिंग द डेट, यानी कि यहाँ पर डेट को लिखने के 3 तरीके बताए गए हैं। आप इन तीनों में से कोई सा भी एक चुन सकते हैं जो आपको बेटर लगे। आगे देखते हैं रिसीवर्स एड्रेस। अब डेट के बिल्कुल नीचे लिखना है हमें रिसीवर एड्रेस। यहाँ पर भी हमें 1 लाइन का गैप देना है। रिसीवर्स एड्रेस इज़ यूजुअली रिटन 2 लाइन बिलो द डेट। डेट के नीचे 2 लाइनों में हमें जो रिसीवर है उसके एड्रेस को लिखना होता है। इट कंटेन्स द नेम, डेजिग्नेशन एंड द एड्रेस ऑफ द एड्रेसेस। फॉर एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे डेजिग्नेशन देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है द मैनेजर। सपोज़ करो कि हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहे हैं, उसके बारे में कोई कंप्लेंट है। सबसे पहले हम कंप्लेंट लेटर लिखते हैं, तो हम एक पूरी कंपनी को वो नहीं लिखते हैं, किसी एक पर्सन को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि मैनेजर को लिखा जा रहा है, तो हम उसके डेजिग्नेशन ज़रूर देंगे या नाम देंगे। अब अगर हमें नाम नहीं पता है तो हम वहाँ पर द मैनेजर हमने यूज़ किया है। तो हिंदुस्तान मशीन एंड टूल्स, ये सारा जो है हमने यहाँ पर एड्रेस दे दिया है। तो यही ऊपर बताया गया है कि रिसीवर्स के एड्रेस को हम 2 लाइन में लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, नाम नहीं हमें पता है तो डेजिग्नेशन लिखेंगे, और एड्रेसेस का मतलब एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने अभी आपको ये 3 चीज़ें क्लियर कर दी हैं। सेंडर्स का एड्रेस हमें किस तरह से लिखना है, किस तरह से हमें लाइन छोड़नी है, कितनी लाइन में हमें एड्रेस को लिखना है। उसके बाद बताई गई है आपको डेट आप यहाँ पर 3 पैटर्न दिए गए हैं, तीनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं और लिख सकते हैं। नंबर 3 पर बताया गया आपको रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस को कितनी लाइन में लिखना है, डेजिग्नेशन देनी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो आगे चलते हैं नंबर 4 पर। फिर आ जाता है हमारा सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब जिस बारे में हम उस लेटर को लिख रहे हैं उसे बहुत शॉर्ट में हमें एक्सप्लेन करना होता है, वही सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट इज़ रिटन बिलो द रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस के नीचे जो है हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, लीविंग 1 लाइन इन बिटवीन। यहाँ पर भी हम 1 लाइन को लीव कर देते हैं। इट शुड बी ब्रीफ, रिलीवेंट एंड टू द पॉइंट। ये मतलब बहुत छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त में, और रिलीवेंट मतलब उचित होना चाहिए, सही होना चाहिए। ऊपर दिया गया होता है, जो क्वेश्चन होता है उसमें दिया गया होता है कि क्या हमें लिखना है, तो वहीं से उसे बहुत शॉर्ट करके 6 या 7 शब्दों में या 4 से 5 शब्दों में भी आप उसे लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं सैल्यूटेशन पर। सैल्यूटेशन क्या है, देखिए यहाँ पर बताया गया कि 2 तरीके से हम लिख सकते हैं। फॉर इंडिविजुअल क्या है, किसी एक व्यक्ति विशेष को अगर लिखना है तो हम यहाँ पर सर या डियर सर, मैडम, अगर रिसिपिएंट जो है वो एक लेडी है तो आप मैडम का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है तब की बात की जा रही है कि हम सर और मैडम का यूज़ यहाँ पर करते हैं। अगर दूसरा टॉपिक कहता है फॉर फ्रेम ऑफ कंपनीज़, फ्रेम और कंपनीज, अगर फ्रेम को या किसी कंपनी को लिखा जाए तो देखिए हम यहाँ पर एस और इंक्लूड कर रहे हैं, डियर सर्स या डियर सर्स, इस तरह से हम लिखते हैं। तो सैल्यूटेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपके 5 टॉपिक जो है क्लियर हो गए हैं। आपको बताया गया है कि 8 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं इसके, तो 5 आपके क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं नंबर 6 की तरफ। द बॉडी, मतलब जो लेटर है उसे किस तरह से हमें लिखना है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर ज़रूरी होती हैं। इनफॉर्मल लेटर, हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, इनफॉर्मल नहीं लिख रहे हैं, हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। अब आपको पता है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के बारे में, ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। देखिए,
अब इसमें बताया गया है कि जो फॉर्मल लेटर्स हैं शुड बी रिटन स्ट्रिक्टली अराउंड द सब्जेक्ट। जो हमने सब्जेक्ट दिया है उसी के बारे में हमें लिखना है, हमें और फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है। देयर इज़ नो स्कोप फॉर इनफॉर्मल ट्रीटमेंट लाइक हाय हाउ आर यू, मतलब जैसे हम इनफॉर्मल लेटर में हाय हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ये सब लिख देते हैं, वो हमें यहाँ पर यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, कोई पर्सनल लेटर नहीं लिख रहे हैं। फिर ब्रेविटी एंड फॉर्मल ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। ब्रेविटी क्या होता है? संक्षिप्त, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, हमें उसे संक्षिप्त करके लिखना है। मस्ट बी कन्फाइंड टू द स्पेसिफिक इशू ओनली। यहाँ पर कहा गया है कि विशिष्ट मुद्दे तक ही सीमित होना चाहिए, मतलब जो विशेष बात है वही वहाँ पर हमें बतानी है उस लेटर में, और ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी है। लॉन्गर कंटेंट शुड बी जुडिशियली डिवाइडेड इन 2 और 3 पैराग्राफ्स। अगर आपका कंटेंट जो है या बॉडी ऑफ लेटर जो है ज़्यादा बड़ा है तो हम क्या करते हैं, उसे 2 और 3 पैराग्राफ में डिवाइड करके लिख देते हैं। फिर कहा गया है लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल एंड कॉम्प्रिहेंसिबल। जो लैंग्वेज है कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब समझने योग्य होनी चाहिए। जो लैंग्वेज हम लिख रहे हैं वो फॉर्मल होनी चाहिए, औपचारिक होनी चाहिए और समझने योग्य होनी चाहिए, वो समझ आनी चाहिए। ये नहीं कि हम लेटर लिख तो रहे हैं दिल्ली में और हम लैंग्वेज लिख रहे हैं अमेरिकन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब समझने योग्य जो लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ की जाती है हमें वही लिखनी है, ठीक है। फिर कहा गया है द टोन एंड द स्टाइल शुड बी इंटायरली फॉर्मल। जो स्टाइल और टोन है वो भी हमें फॉर्मल रखनी है, ठीक है। तो 6th टॉपिक भी आपको इसका समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 7th कंपोनेंट पर, जो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री को किस तरह से क्लोज करना है। देखिए फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग्स आर सजेस्टेड, मतलब ये 3 हैं जो सजेस्ट की जा रही हैं आपको कि आप लिख सकते हैं योर्स फेथफुल्ली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली। तो इस तरह से हम इन्हें लिख सकते हैं। फिर आ जाता है नंबर 8 कंपोनेंट यानी कि लास्ट। इसमें आपको बताएगी कि ऑल फॉर्मल लेटर्स रिक्वायर्स फुल सिग्नेचर एंड नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर। जो सेंडर है उसका नाम हमने ऊपर नहीं दिया है, अभी आपको ऊपर मना किया गया था कि सेंडर का जो एड्रेस है वहाँ पर हमें उसका नाम नहीं देना है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर हम फुल नेम देते हैं और डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मीन्स सपोज करो कि इसी कॉलोनी का कोई सेक्रेटरी जो है वो लेटर लिख रहा है, तो वो उसकी डेजिग्नेशन होगी कि वो सेक्रेटरी है, ठीक है। तो ये डेजिग्नेशन होती है। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, तो ये डेजिग्नेशन है। तो यहाँ पर उसका फुल सिग्नेचर और डेजिग्नेशन लिखनी है। देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखते हैं हम योर्स फेथफुल्ली, कॉम्प्लीमेंट्री आपकी क्लोज हो जाती है। यहाँ पर हम सिग्नेचर दे रहे हैं, यहाँ पर फिर फुल नेम दे रहे हैं, यहाँ पर डेजिग्नेशन लिख दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया है, यहाँ पर प्रेसिडेंट लिखा हुआ है कि जैसे किसी कॉलोनी का कोई प्रेसिडेंट है, कोई सेक्रेटरी है, ये सब लिखना है हमें यहाँ पर। आई होप आपको 8 कंपोनेंट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। हमने एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया सेंडर नेम, लाइन आपको लीव करनी है, डेट बताई गई, लाइन फिर से लीव करनी है, सेंडर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई, सैल्यूटेशन बताया गया आपको, बॉडी ऑफ लेटर बताया गया, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किस तरह से करनी है वो बताया गया, फिर सिग्नेचर आपको किस तरह से करनी है। तो इस तरह से आपके 8 कंपोनेंट हो जाते हैं यहाँ पर कंप्लीट। अब देखते हैं, अब हमने यहाँ पर एक लेटर लिखा है, अब इस लेटर को पढ़ लेते हैं। इससे आपको जानकारी होगी कि किस तरह से हमें कंप्लेंट लेटर लिखने हैं, किस तरह से उन्हें लिखकर बताना है। तो यहाँ पर जो लेटर है वो है कंप्लेंट अगेंस्ट इनसैनिटरी कंडीशन। इनसैनिटरी कंडीशन का मतलब है
अस्वास्थ्यकर स्थिति बनी हुई है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा। एज द प्रेसिडेंट ऑफ करण विहार प्रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, मतलब जो लेटर लिख रहे हैं वो प्रेसिडेंट है वहाँ के। राइट ए लेटर टू द कमिश्नर, कमिश्नर को लेटर लिखा जा रहा है। कहाँ के कमिश्नर हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लुधियाना, यहाँ जगह का भी नाम दिया गया है। तो इस तरह से जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि किसने लेटर लिखा है, किसको लेटर लिखा है, यहाँ पर सेंडर का एड्रेस है, यहाँ पर जिसे भेजा जा रहा है उसका भी एड्रेस है। आप ध्यान रखेंगे कि भेजने वाला यहाँ पर है, जिसको भेजा जा रहा है और जिसको भेजा जा रहा है उसका एड्रेस दिया गया है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है ये आपका सब्जेक्ट में इंक्लूड हो सकता है। कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इनसैनिटरी कंडीशन प्रीवेलिंग मीन्स होता है बढ़ना इन योर लोकेलिटी। तो यहाँ पर जो लेटर है वो प्रेसिडेंट ने लिखा हुआ है, एक रेजिडेंटल कॉलोनी है उसने लिखा है, वेलफेयर ऑफ एसोसिएशन के वेलफेयर के लिए लिखा है, उसने लेटर लिखा है कमिश्नर को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लुधियाना के कमिश्नर को उसने लेटर लिखा है। और क्या कंप्लेन की है कि यहाँ पर जो कंडीशन है वो अस्वास्थ्यकर हो रही है, यानी कि बेकार हालात हो रहे हैं और जो गंदगी है वो बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर मैं ये आपको पढ़ा देती हूँ, समझा देती हूँ। देखिए, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, यहाँ पर सेंडर का मैंने आपको बताया था कि एड्रेस देना है, जगह का नाम आपको बता देना है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बता दी हैं, करण विहार लुधियाना। फिर आपने देखा कि यहाँ पर लाइन लीव की गई है, फिर हमने लिखा है यहाँ पर डेट को, डेट लिखने के बाद हमने लिखा है द कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लुधियाना। जैसा कि आपको बताया गया था कि 3 लाइन में हम यहाँ पर एड्रेस को कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से आपको कहा था कि लेफ़्ट कॉर्नर में हमें लिखना है, तो हमने यहाँ पर इसे लेफ़्ट कॉर्नर में लिखा है। फिर आगे देखते हैं सब्जेक्ट। जैसा कि आपको बताया था कि आप 4, 5, 6, 7 शब्दों में अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से लास्ट में दिया गया है ये, इसी को हमने सब्जेक्ट बनाया है। कुछ और आप ऐड भी कर सकते हैं और कुछ आप लेस भी कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट बन गया आपका पुअर सैनिटरी कंडीशन इन करण विहार। तो ये आपका सब्जेक्ट है। अब इसे पढ़ लेते हैं, क्या यहाँ पर लिखा गया है। डियर सर, तो आपको बताया था कि यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर सर्स कंपनी किसी कंपनी को लिखते हैं तो हम एस का यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर सर का यूज़ कर रहे हैं। क्या लिखा गया है? ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट ऑफ करण विहार, तो निवासियों की ओर से लिखा गया है। ऑन बिहाफ ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ करण विहार, करण विहार के जो निवासी हैं उनके द्वारा ये लिखा गया है। क्या कहा गया है? आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द पुअर सैनिटरी कंडीशन इन अवर लोकेलिटी। वो ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं उसका, किसका? कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। तो वो कहना चाहते हैं कि तुम जो है इस कंडीशन पर ध्यान दो। एक्चुअली वो कहते हैं कि असल में इट सीम्स दैट authorities have forgotten that our colony also lies within the boundaries of this city and it is their duty to maintain hygiene and sanitation in this area too। तो यहाँ पर कहा गया है कि इट इज़ सीम, ऐसा लगता है कि जो अथॉरिटीज़ हैं यानी कि जो अधिकारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो भूल गए हैं हमारी कॉलोनी को। वो ये कहना चाहते हैं कि वो हमारी कॉलोनी को भूल गए हैं और जो हमारी कॉलोनी है वो सिटी की बाउंड्री पर पड़ती है और ये उनकी ड्यूटी है कि वो यहाँ पर हाइजीन को मेंटेन करके रखें, यहाँ पर स्वच्छता हो। वो ये कहना चाहते हैं कि इस एरिया में स्वच्छता हो। आवर कॉलोनी इज़ ट्रीटेड एज अ फॉरबिडन आइसलैंड एंड नो स्वीपर और म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स ever pay a visit to it।
तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारी कॉलोनी है वो एक बाउंड्री पर है और इसे जो है ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे ये एक फॉरबिडन आइसलैंड हो, और कोई भी स्वीपर या म्यूनसिपल का कोई भी ऑफिसर यहाँ पर विजिट करने के लिए नहीं आता, यहाँ पर देखने के लिए नहीं आता कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। कॉन्सिक्वेंटली द होल लोकेलिटी हैज़ टर्न इनटू स्टिंकिंग। स्टिंकिंग मीन्स होता है बदबूदार। तो यहाँ पर बताया गया है कि लगातार क्या हो रहा है, जो हमारे आसपास का एरिया है वो बदबू में बदलता जा रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू फैलती जा रही है। डर्टी एनक्लोजर, डर्टी एनक्लोजर का मतलब है आसपास का जो एरिया है, अहाते हैं, खुली जगह है, वो बहुत गंदी हो गई हैं। विद हंड्रेड्स ऑफ हीप्स ऑफ रबिश, मतलब वहाँ पर सैकड़ों कूड़े के ढेर इकट्ठा हो गए हैं। यहाँ पर कूड़े जो हैं कूड़ा पड़ा हुआ है। देयर एंड एवरीवेयर, मतलब इधर उधर हर जगह कूड़ा ही कूड़ा नज़र आता है, मतलब सैकड़ों ढेर हैं। द ड्रेन्स हैव नॉट बीन क्लीन फॉर एज, मतलब काफ़ी समय से क्या हुआ, जो नालियाँ हैं वो साफ़ नहीं की गई। एंड ऑल ऑफ दैम आर बैडली चॉक्ड, और उनमें से मतलब वो जो है वो सभी बुरी तरह चॉक्ड हो गई हैं, जाम हो गई हैं। लीडिंग द फ्लेथ वाटर फ्लो, फ्लेथ का मतलब होता है गंदा, फ्लो फ्रीली ऑन रोड्स एंड स्ट्रीट। अब जो गंदा पानी है वो क्या कर रहा है, वो ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो होने की वजह से वो सड़कों पर और गलियों में फैल गया है। द डर्ट एंड सेक्युलर हैज़ caused several kind of insects including mosquitoes and house flies, and the whole colony keeps buzzing with their presence and movement। देखिए क्या हो गया है, जो ये पानी फैलता चला जा रहा है इस गंदगी की वजह से, इस बदबू की वजह से क्या हो गया है, मतलब कई तरह के जो इंसेक्ट्स हैं जैसे कि मॉस्किटो हैं, हाउस फ्लाइज हैं, पूरी कॉलोनी में उनकी बजिंग की आवाज़ जो है आती रहती है, उनकी प्रेजेंस, उनकी मूवमेंट रहती है कॉलोनी में। अबाउट 2 डज़न ऑफ पिग्स एंड एन इक्वल नंबर ऑफ, मतलब इतने ही नंबर में डॉग के बारे में बताया गया कि दर्जनों जो पिग्स हैं वो, और जो स्ट्रेड हो गए, स्ट्रे का मतलब होता है आवारा, जो आवारा कुत्ते हैं, इन द स्ट्रीट्स मल्टीपल द सॉरी स्टेट ऑफ आवर एरिया। सॉरी का मतलब यहाँ पर दयनीय से है। तो मतलब इस वजह से यहाँ पर मॉस्किटोज़ फैलते जा रहे हैं, हाउस फ्लाइज बहुत ज़्यादा हो गई हैं, उनकी बजिंग की साउंड जो है चारों तरफ रहती है, उनकी मूवमेंट रहती है। उसके साथ साथ पिग्स एंड डॉग्स जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर गलियों में घूमते रहते हैं, और जो एरिया है उसकी कंडीशन बहुत दयनीय हो गई है, बहुत ख़राब हो गई है। दिस मच डर्ट एंड सेक्युलर कैन बिकम कोज ऑफ एन एपिडेमिक आउटब्रेक एनी टाइम। कहा जा रहा है कि इतनी मतलब इतनी ज़्यादा गंदगी और बदबू फैल गई है कि इसकी वजह से कोई भी महामारी कभी भी फैल सकती है। ये सारी सूचना दी जा रही है। ऑल द लिमिट्स हैव बीन क्रॉस्ड, ऑल आवर पेशेंस एंड एग्जॉस्टेड। कहा जा रहा है कि हमारी जो पेशेंस था उसकी सीमा जो है क्रॉस हो चुकी है, हम थक चुके हैं। योर टाइमली इंटरवेंशन कैन सर्टेनली इम्प्रूव्ड दिस कंडीशन। इंटरवेंशन का मतलब है हस्तक्षेप। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा टाइम से अगर हस्तक्षेप हो तो ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन बन गई है, ये वास्तव में सुधर सकती है, इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। प्लीज़ पे अ पर्सनल विजिट एंड इशू स्ट्रिक्ट instruction to the sanitary staff to ensure that our road and streets are clean on an everyday basis, lest it is too late to mend it। इट इज़ टू लेट टू मैंडेट का मतलब होता है इसके सुधार करने में काफ़ी देर हो गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप हस्तक्षेप करें, आप ध्यान दें तो इसकी ये कंडीशन सुधर सकती है। वो कह रहे हैं कि प्लीज़ एक पर्सनल विज़िट करो यहाँ पर, और जो स्टाफ है
सैनिटरी स्टाफ है उसको इंस्ट्रक्शन दो, निर्देश दो कि जो रोड हैं और स्ट्रीट्स हैं उन्हें साफ़ किया जाए, हर रोज़ उन्हें साफ़ किया जाए, क्योंकि अब बहुत देर हो गई है, इसकी कंडीशन को मुश्किल से सुधारा जा सकता है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर उसके बाद थैंकिंग यू, योर सिंसियरली यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर किए गए हैं सिग्नेचर, यहाँ पर फिर नाम लिखा जाएगा और फिर यहाँ किसने लिखा है, डेजिग्नेशन दी जाएगी यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ ये आपका लेटर हो गया है कंप्लीट। यहाँ पर मैंने एक और लेटर दिया है, इसे आप पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और मैं चाहती हूँ कि आप इस पर ध्यान ना दें, केवल आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दें और इस क्वेश्चन को देखते हुए आप एक लेटर लिखें। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप कोशिश करें कि 8 जो कंपोनेंट मैंने आपको बताए हैं उन्हें इसी तरह से लिखें, एक सीक्वेंस में लिखें। अगर आप इस तरह से आप अपने लेटर को लिखते हैं तो श्योरली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, हो सकता है कि पूरे मार्क्स भी मिल जाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका टॉपिक एकदम क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। किस में? अभी आपने पढ़ा फॉर्मल लेटर, कंप्लेंट लेटर पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेटर टू एडिटर। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।